Hello student, I am Anil sir from Pi Institute. Today I am going to describe the story Lost Spring. This is the second chapter of class 12. Lost Spring दो बच्चों की कहानी को वर्णन करता है। दो बच्चे हैं, पहला साहेब और दूसरा मुकेश। साहेब जो है वो रैग पिकिंग प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है और मुकेश ये बैंगल मैकिंग प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। साहेब का पूरा परिवार कूड़ा करकट चुनने में लगा रहता है पूरा दिन और मुकेश का पूरा परिवार चूड़ी बनाने के काम में लगा रहता है। ये दो बच्चों की स्टोरी केवल दो बच्चों की स्टोरी नहीं है, बल्कि देखा जाए तो ये दोनों बच्चे पूरे समाज का रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे समाज को एक आईना की तरह दर्शाते हैं कि किस तरह से अभी बच्चों से काम लिया जाता है और बच्चों को बाल मजदूर के रूप में समाज में लगाया जाता है। तो यह स्टोरी समाज को बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज देता है। दिल्ली में एक जगह है सीमापुरी इलाके में देखा जाए तो रैग पिकर्स बहुत सारे देखने को मिलते हैं। लेखिका जो है उसका मुलाकात साहेब से दिल्ली के सीमापुरी में ही होता है। सीमापुरी में साहेब कूड़ा चुन रहा होता है कूड़ा के ढेर से, तभी लेखिका एनिस जंग उससे मिलती है और मिलने के दौरान पूछती है कि क्या तुम्हें कूड़ा चुनना अच्छा लगता है। तो वह जवाब देता है कि यह मेरा प्रोफेशन है, मेरे माता पिता भी यही करते थे और हम भी यही करते हैं, इसी से मेरी रोजी रोटी चलती है। तो यह सुनकर लेखिका को अजीब महसूस होता है और बोलता है कि तेरे थैले में कूड़ा करकट के अलावा और कुछ। तो वह बताता है कि हाँ, कभी कभी कूड़ा चुनते कभी कभी कोई मूल्यवान वस्तु मिल जाता है जिसे उसे गोल्ड समझता है, कभी कोई कीमती सामान हाथ लग जाता है तो उसे गोल्ड के रूप में देखता है। आगे लेखिका पूछती है कि क्या तुम अपना नाम बता सकते हो। तो वह अपना नाम साहेब-ए-आलम बताता है कि माय नेम इज़ साहेब-ए-आलम, मेरा नाम साहेब-ए-आलम है। साहेब-ए-आलम का अर्थ उस बच्चे को पता नहीं है। वास्तव में लेखिका को पता होता है कि उसका नाम का अर्थ होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। इतना बड़ा नाम है और इतना छोटा काम कर रहा है, इसके पीछे उसकी मजबूरी है। ये लोग रिफ्यूजी हैं जो बांग्लादेश से आए हुए हैं और बांग्लादेश में इनके पेरेंट्स पहले खेतीबाड़ी करते थे, लेकिन वहाँ जो साइक्लोन आया और जिसके चलते वहाँ से उनको हटना पड़ा और अपने रोजी रोटी के चक्कर में इंडिया में दिल्ली के सीमापुरी जगह में आके बसना पड़ा और वर्षों से ये लोग यही काम कर रहे हैं, रैग पिकिंग का काम। लेखिका इससे कहती है कि तुम पढ़ना चाहते हो। तो ये कहता है कि यदि आप मुझे पढ़ाओगे तो ज़रूर पढ़ूँगा, आप स्कूल में मुझे बुलाओ तो मैं पढ़ने ज़रूर आऊँगा। यह बात बोल करके यह अपना काम करने लगता है और लेखिका चली जाती है। दूसरे दिन फिर लेखिका का साहेब से मुलाकात होती है। लेखिका को याद नहीं रहता कि मैंने क्या प्रॉमिस किया है साहब के साथ, लेकिन साहब को याद रहता है कि उसने उससे पढ़ाने का वादा किया था। वह कहता है कि आप मुझे पढ़ाओगे नहीं
क्या आपने स्कूल खोला नहीं? तो लेखिका को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि यह बच्चा कितना उम्मीद लगाए हुए है मुझसे। मैंने कल क्या पूछ डाला इससे पढ़ाई के बारे में, तो यह तो सोच रहा है कि मैं इसके लिए स्कूल खोल दूं और इसकी पढ़ाई की व्यवस्था करूं। लेखिका को बहुत दुख होता है कि ये अकेला साहब नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे साहब हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो बाल मजदूर कर रहे हैं। जो पढ़ने का उम्र होता है उस समय उन्हें मजदूरी करनी पड़ रही है, कहीं ना कहीं किसी फैक्ट्री में, किसी दुकान में काम करना पड़ रहा है। लेखिका मजबूर है कि वह कुछ नहीं कर पा रही है साहब के लिए। कुछ दिन के बाद साहब फिर दिखाई पड़ता है। इस बार साहब के हाथ में कूड़े करकट का बैग नहीं था, इस बार चाय की केतली थी उसके हाथ में। अब वह चाय की दुकान में काम कर रहा था। शायद उसे लगा कि रैग पिकिंग का काम ठीक नहीं है, इसलिए वह चाय की दुकान में काम करने लगा। लेकिन चाय की दुकान में काम करना उसको एक अलग अनुभव मिलता है। चाय की दुकान में उसका मालिक इसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता है, हमेशा धौंस जमाता है, उसे गाली गलौज करता है, कभी मारता पीटता भी है। इस व्यवहार ने साहब को बहुत चोट पहुंचाया और अब चाय की केतली साहब को लगने लगा कि यह रैग पिकिंग का जो भारी भरकम थैला रहता था उसके पीठ में, उससे भी भारी ये छोटी सी केतली लगने लगा। इसके पीछे रीज़न था कि जब वह रैग पिकिंग का काम कर रहा था, कूड़ा करकट चुन रहा था, वह उस समय खुद का मालिक था, उसके ऊपर कोई रौब नहीं जमाता था। जब चाहता था बैग उठाता था, चुनता था, नहीं इच्छा होता था तो घर पे रहता था, उसको कोई डांटता नहीं था, मारता नहीं था। लेकिन आज यदि चाय की दुकान में वह एक दिन नहीं जाता है तो उसे डांट मिलती है, फटकार मिलती है, जिसके चलते यह चाय की हल्की सी केतली उस बोरे से भी भारी लगने लगता है। लेखिका को उसकी हालत पे बहुत तरस आती है और वह चाहती है कि काश मैं कुछ कर पाता साहब के बारे में, और यह मैसेज देना चाहती है कि लेखिका के जैसे इस समाज को भी इन बच्चों के प्रति सोचना पड़ेगा, दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। केवल अमीर बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे जॉब ले, ये ज़रूरी नहीं है, गरीबों को भी मौका मिलना चाहिए। ये मैसेज देता है ये स्टोरी। सेकेंड स्टोरी बैंगल मेकिंग स्टोरी है। ये स्टोरी जो है फिरोजाबाद, यूपी के फिरोजाबाद से लिया गया है, जिसमें मुकेश का फैमिली उलझा हुआ है बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में। आप जानते हैं कि फिरोजाबाद में हर एक परिवार से आपको बैंगल मेकर मिल जाएगा, चूड़ी बनाने वाला। बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री बरसों से वहाँ संचालित हो रहा है और यह यहाँ के परिवार मिडिलमैन, लैंडलॉर्ड और पुलिसमैन, ये तीन हैं जो बैंगल मेकिंग मेंबर्स को परेशान करते रहते हैं। बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री जो है, चूड़ी बनाने का जो धंधा है, यहाँ पे हर एक परिवार जुड़ा हुआ है। बहुत मेहनत करना पड़ता है, अंधेरे में काम करना पड़ता है और अंधेरे में आँखों पर जोर डालना पड़ता है, जिसके चलते वहाँ प्रत्येक परिवार से कोई ना कोई व्यक्ति दृष्टिहीन हो चुका है। यह इंडस्ट्री लोगों को केवल रोजी रोटी दे रहा है लेकिन स्वास्थ्य नहीं दे पा रहा है। इन तीन लोगों से इनको मुक्ति नहीं मिल पा रही है। खुद मुकेश का दादाजी भी अंधे हो चुके हैं। जब लेखिका इस परिवार के पास पहुंचती है और पूछती है कि क्या बैंगल मेकिंग के अलावे आप लोग को कोई दूसरा काम नहीं आता, तो इन परिवार लोगों में जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि ये धंधा वर्षों से चलता आ रहा है, मेरे पूर्वज भी इस धंधे को कर रहे थे, हम लोग भी कर रहे हैं और हमारे बच्चे भी इसी धंधे को करेंगे। एक बुजुर्ग तो यहाँ तक कहता है कि इस धंधे ने इतना पैसा दिया मुझे कि मैंने घर बनाया है। इससे लेखिका को यह एहसास होता है कि घर बनाना कितनी बड़ी बात है इन लोगों के लिए। अपनी आँखों की दृष्टि को खो करके यदि कोई घर बनाया
तो इतनी बड़ी बात है इन लोगों के लिए। इसका मतलब लेखिका को समझ में आ गया कि ये बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री इन लोग के लिए खास मायने रखता है। जब मुकेश से पूछा जाता है, लेखिका मुकेश से मिलती है और मुकेश से जानना चाहती है कि क्या तुम बेंगल मेकिंग काम में लगा रहना चाहते हो, इस प्रोफेशन को लाइक करते हो या कुछ दूसरा करना चाहते हो। तो मुकेश का दृष्टिकोण कुछ अलग है। मुकेश ने कहा कि मुझे ये काम पसंद नहीं है, मैं एक ड्राइवर या मैकेनिक बनना चाहता हूँ। तो इसने अपना इंटेंशन जारी किया अपने पूर्वजों से हटकर, या चाहे तो ड्राइवर बनना चाहता है या तो मैकेनिक बनना चाहता है। तो यहाँ कुछ चेंज होने की संभावना लेखिका को नज़र आया कि न्यू जनरेशन कुछ नया करना चाहता है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो दोनों स्टोरी बाल मजदूरों की दयनीय स्थिति जो समाज में देखने को मिलता है, इसी पर आधारित है। आज समाज को ज़रूरत है कि देश की प्रगति के लिए हमको आगे आना होगा, इन बाल मजदूरों को बचाना होगा मजदूर बनने से, और इनको शिक्षा की ओर अग्रसरित करना होगा। इसके लिए हमें भी 2 कदम आगे बढ़ाना होगा और सरकार को बहुत कुछ सोचना होगा। इसीलिए इस चैप्टर का नाम लॉस्ट स्प्रिंग रखा गया है। स्प्रिंग जिस तरह से रेनी सीजन है, समर सीजन है, विंटर सीजन है, उसी तरह से एक सीज़न होता है स्प्रिंग सीजन। इस सीज़न में नेचर बहुत ही ब्यूटीफुल नज़र आता है, सुंदर सुंदर फूल और पौधे लगे होते हैं। तो इस समाज के फूल और पौधे हमारे बच्चे हैं, इन बच्चों के भविष्य को संवारना होगा, स्प्रिंग बनाना होगा। इसके लिए हम अभिभावकों को, इस समाज को और सरकार को जागृत होने की आवश्यकता है। इन बच्चों का जीवन, इन बच्चों का खेलने कूदने का समय ये नष्ट ना हो जाए, इसलिए इनको संवारने की आवश्यकता है। हम आगे आएँ और इसके लिए ठोस कदम उठाएं, न बच्चों को काम पे जाने दें और ना कोई फैक्ट्री वाला बच्चों को काम में लगाए। ये पुलिस की भी जिम्मेवारी है, सरकार की भी जिम्मेवारी है। हम इन फूलों को संवारें और इनको खिलने दें और मुक्त हवा में उड़ने दें। थैंक यू।